क्लास 6 जो एनसीईआरटी की है ज्योग्राफी से संबंधित उन सभी चैप्टर्स को हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 7 के एनसीईआरटी को। और यहाँ पे ज्योग्राफी के मामले में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप दे पाओगे तो मैं मान जाऊंगा कि इस इन्वायरमेंट चैप्टर के आप जो है मास्टर हो चुके हो। हालांकि आगे भी इन्वायरमेंट चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, बट क्लास 7 में आप क्या हो गए, मास्टर हो चुके हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, यानी कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं, ये आपको बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृतियाँ, मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। इन 4 में से कौन सी चीज़ें पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। आपका टाइम होता है शुरू और आपका टाइम होता है समाप्त। बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, तो जल्दी से डिसाइड कर लीजिए। कर लिया डिसाइड आपने? तो आपको बताओ दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। याद रखिए, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। या सीधे सीधे बोले कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। और सीधी सी बात याद रखिए कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली चाहे सजीव वस्तुएं हो और चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, इन दोनों ही परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, सजीव के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जबकि मानवीय पर्यावरण की अगर हम बात करें, देखो 2 तरह के पर्यावरण के हिस्से बढ़ते हैं। पर्यावरण जब आप पढ़ोगे तो उसमें 2 पार्ट में आपको पर्यावरण को पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को। एक तो होता है नेचुरल यानी जो प्राकृतिक है, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा मानवीय मतलब ह्यूमन। तो जब आप ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पर मानव की परस्पर क्रियाओं और उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पे इंडिकेट कर नहीं रहा है, सीधे सीधे आपसे ये पूछ रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या शामिल करोगे। तो मनुष्य सजीव है इसलिए शामिल किया जाएगा, धरातलीय स्थलाकृतियाँ या प्राकृतिक पर्यावरण में इसलिए शामिल किया जाएगा, प्राकृतिक वस्तुएं ये भी प्राकृतिक पर्यावरण में आता है इसलिए शामिल किया जाएगा, और मानव निर्मित वस्तुएं ये जो है मानव की आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप आता है, इनका निर्माण होता है। तो ये मानवीय पर्यावरण में आएगा, लेकिन है तो ये पर्यावरण का हिस्सा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आप ढूंढ के बता दीजिए। पहला ऑप्शन दे रहा है, पहला कथन दे रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। बताना है आपको कि क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। क्या पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है? वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। क्या बोल रहा है, कह रहा है वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए तीनों ऑप्शन, और आपको ये पढ़ करके ये बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो शुरू हो जाइए ढूंढना, बताइए। चलिए आपका समय सीमा होता है समाप्त, और यहाँ भी राइट आंसर जो है दोस्तों वो है उपरोक्त सभी। कैसे है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो तो पर्यावरण होता है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो परत है, ये वायु की परत ही क्या कहलाती भाई, ये वायु की परत ही कहलाती वायुमंडल। ठीक है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये अपने चारों ओर के वायुमंडल को बांधे रखता है, इसीलिए पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है और अन्य ग्रहों पर वायुमंडल की उपलब्धता नहीं है। ठीक है, तो एक जो पहला कथन यहाँ पे दे रहा बिल्कुल सही है कि जो पृथ्वी का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स ही क्या करता है, पृथ्वी के वायुमंडल के अस्तित्व को बनाए रखा है, और यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। क्योंकि आपको पता होगा वायुमंडल में अनेक परत हैं और उसी में से एक परत हमारी ओजोन परत जो इससे रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रे से। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण और जलवाष्प भी उपस्थित होते हैं। किसमें, वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो याद रखें दोस्तों, कभी भी अगर आपके वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से मौसम और जलवायु में भी चेंजिंग देखने को मिलता है।
आगे दे रहा है पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल सही है। पादप और जीव जंतु ही नहीं दोस्तों, जितने भी मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, पादप, ये सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इसलिए आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर 4, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला बताइए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, आपको बताना। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बताइए। तो बताइए, फ्रेंच से हुआ, जर्मन से, संस्कृत से, अंग्रेजी के। पर्यावरण शब्द की पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए पर्यावरण ऐसा नहीं कि केवल हिंदी पूछ रहा है, पर्यावरण पूछने का मतलब है दोस्तों वो सीधे सीधे आपसे ये पूछना चाहता है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो याद रखिए इन्वायरमेंट जो है यह एक तरह का फ्रेंच शब्द है। कैसा शब्द है, फ्रेंच। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती किए होंगे। और फ्रेंच शब्द में एनवायरमेंट का नाम क्या था, तो एनवायरोनेयर, एनवायरोनेर, ठीक है, एनवायरोनेर, ठीक है, ये उसका ओरिजिनल नाम था। इसका मतलब होता है दोस्तों पड़ोस। क्या होता है, पड़ोस, ठीक है। हिंदी में इसकी मीनिंग क्या निकलती, पड़ोस, और उसी से जाके पर्यावरण शब्द बना है। चलिए आगे बताइए, आखिरी प्रश्न आज का, और ये दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरह से परिभाषित करता है। किसको, पारितंत्र को, बताइए। पहला ऑप्शन दे रहा है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय पारितंत्र कहलाता है। दूसरा, पृथ्वी का वह स्थान जहां सजीव रहते हैं वो पारितंत्र कहलाता है। तीसरा, जीवों का समुदाय और साथ ही साथ वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं पारितंत्र कहलाता है। या डी वाला, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी जगत को क्या बोलते हैं, पारितंत्र कहते हैं। बताना आपको, तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि राइट आंसर जो आपका सी है। और क्यों सी है, तो याद रखिए सभी तरह के पेड़ पौधे या जीव जंतु ये अपने आसपास के पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं, ये अपने आसपास के ही इन्वायरमेंट पे ही पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है। जीवधारियों का आपसी तथा अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, पारितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जीवधारियों का आपसी मतलब वो अपने में किस तरह से समन्वय स्थापित करते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के किस तरह समन्वय स्थापित करते हैं, वही क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। तो याद रखिए जीवों का वह समुदाय और साथ ही साथ पर्यावरण, वह पर्यावरण जिसमें वह जीव रहते हैं या उस पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, पारितंत्र कहलाता है। तो इस चैप्टर में दोस्तों इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर का आपके नाम क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बताइए, चैप्टर नंबर 2 को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों हमारी पृथ्वी के अंदर। क्या नाम है, हमारी पृथ्वी के अंदर। और उसमें से देखता हूँ कि आप लोग जो है कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो। देखो दोस्तों, कभी भी हमारा टारगेट ये नहीं रहता ना कि आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देकर भ्रमित करूँ, काम भर का क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, आइए स्टार्ट कर। तो आपके सामने प्रेजेंट है क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं दोस्तों, मात्र 8 प्रश्नों पे यहाँ बात करना है। चैप्टर नंबर 1 में केवल 4 प्रश्न थे, यहाँ पे केवल 8 प्रश्न हैं। तो अगर आप 8 प्रश्नों का सही पूर्वक उत्तर दे पाते हैं तो जान लीजिए ये चैप्टर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। और यहाँ पे दे रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। ऑप्शन नंबर 1 पहला नंबर कथन दे रहा है पृथ्वी के ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, परपटी, और तथा यह सबसे पतली परत भी है, ठीक है। और अगला ऑप्शन दे रहा है महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। फिर ध्यान से सुनिएगा, महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए फटाक से, तुरंत उत्तर दीजिए, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों केवल 1। याद रखिए, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो भूपर्पटी कहलाता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा नाम भूपर्पटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे परपटी दे रहा है तो भी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। या कहीं कहीं पे उसको पपड़ी भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे क्रस्ट भी बोला जाता है, सब उसी का नाम है, ठीक है। भूपर्पटी, परपटी, ठीक है, पपड़ी, क्रस्ट, ठीक है, ये सब उसी का नाम है और यह सबसे पतला परत होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर का कथन देखेंगे, महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है, तो ये इसने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया है। जो हमारा महाद्वीप होता है दोस्तों उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, महासागरों की मोटाई कम होती है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो कथन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सत्य है।
चलिए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको पर्पटी तो कहते हैं, या साथ ही साथ पतली भी होती है। लेकिन अगर मोटाई की बात आती है तो याद रखिए महाद्वीपों और महासागरों के नीचे इनकी मोटाई अलग अलग होती है। महाद्वीपों में अगर कभी आपसे पूछ दे कि इसकी मोटाई कितनी होती है तो याद रखिए यहाँ पर इसकी मोटाई, एक औसत मोटाई मैं आपको बता रहा हूँ, 35 किलोमीटर तक होती है। जबकि समुद्र की जो सतह है वहाँ पर इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो 35 और 5 में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, महासागरों में 5 किलोमीटर और महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर तक की मोटाई पाई जाती है। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। ठीक है, पहला दे रहा है यहाँ पर महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। 2 नंबर पे दे रहा है महासागरी पर्पटी सिलिका एवं आयरन से बना है। महासागर की सतह पर्पटी के नीचे मेंटल होता है। डी दे रहा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो मुख्यतः निकिल और लोहे से बना हुआ है। और ढूंढना क्या आपको, तो असत्य कथन चुनना, मतलब यहाँ पे 3 कथन जो हैं वो सत्य हैं, एक कोई पॉइंट यहाँ पर है जो गलत है जिसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी बताइए, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है। चलिए, आपका समय सीमा होता है समाप्त और आपका जो राइट आंसर है वो आपका ABCD में से बी है। क्या है? बी है। तो कैसे भी है, चलिए इसी की बात कर लेते हैं। देखिए बी वाला क्या है, ये आपका असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। तो पहले तीनों जो सत्य हैं उसके बारे में बता दूं आपको। देखिए जो महाद्वीपीय पर्पटी है, इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, उसका निर्माण 2 चीज़ों से बनकर बना हुआ है। एक तो सिलिका से हुआ है, दूसरा एल्यूमिना से हुआ है, एल्यूमिना से। इसीलिए दोस्तों इसका नाम पड़ता है सियाल। मैं पढ़ाया हूँ आपको, सियाल। ठीक है, अच्छा इसके नीचे जाओगे दोस्तों तो आपको पड़ेगा सीमा। ठीक है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम, और लास्ट में पड़ता है दोस्तों नीफे, मतलब निकिल और फेरस। तो वहाँ वही बात बता रहा है आपको कि पृथ्वी के सतह के जो पर्पटी है उसके नीचे कौन सा हिस्सा होता है, तो जो आपका सीमा वाला हिस्सा होता है दोस्तों उसी को मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोला जाता है, मेंटल। ठीक है, और जो सबसे आंतरिक हिस्सा उसको क्रोड कहा जाता है। तो यहाँ बता रहा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो मुख्यतः निकिल और फेरस माने लोहा होता है, नी फे होता है ना, नी फे, निकिल और फेरस, तो फेरस माने लोहा होता है। तो इससे मिलकर बना, मतलब आपका जो है यहाँ पर सी भी सही हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा और ए भी सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट दे दिया महासागरी पर्पटी सिलिका एवं आयरन से बनी है, ये गलत है। मैं आपको बता दूं महासागरी पर्पटी सिलिका आयरन से नहीं, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? असत्य। चलिए अगला बताइए, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं? कौन सा सेल का निर्माण होता है जब कोई मैग्मा ठंडा हो जाता है और ठोस बनता है? तो राइट आंसर है आपका सी, आग्नेय सेल, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। मैं आपको पढ़ाया था कि जब भी द्रवित मैग्मा जो पृथ्वी से ज्वालामुखी के फलस्वरूप बाहर निकला है, तो वो जो मैग्मा है, देखिए पृथ्वी के अंदर से दोस्तों मैग्मा बाहर निकलती है, ज्वालामुखी फूटता है और मैग्मा क्या होता है? बाहर आता है। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है, जमना शुरू करता है, बाहर आते ही तुरंत उसका नाम बदल जाता है, उसको लावा बोलते हैं। देखो मैग्मा में क्या होता है, जब तक वो पृथ्वी के अंदर है तब तक उसका नाम मैग्मा है, जैसे बाहर आता है लावा। मैग्मा में से जो ग फॉर गैस, मैग्मा में से गैस जाता है, उड़ बसता है क्या? लावा। तो याद रखिए बाहर आने के बाद इसको लावा बोला जाता है। ठीक है, और वो लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, और इस आग्नेय चट्टान को दोस्तों आपको पता होगा प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान क्या कहलाती है? आपका प्राथमिक सेल भी कराती है, याद रखिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताया था कि आग्नेय सेल 2 तरह की होती है, एक अंतर्भेदी आग्नेय सेल और एक बहिर्भेदी आग्नेय सेल। पता ही होगा आपको, पढ़ाया भी हूँ तो पता होना चाहिए, नहीं पढ़े हैं तो जाके देख लीजिए, अंतर्भेदी आग्नेय सेल और बहिर्भेदी आग्नेय सेल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है? फिलहाल आग्नेय सेल। चलिए अगला प्रश्न बताइए, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? आप ये बता दीजिए। मतलब जो आपके 3 परत थे, कौन कौन सा? एक सियाल था, दूसरा सीमा था और तीसरा नीफे था। आप बताइए इस 3 परत में से कौन सा परत जो है सबसे अधिक हिस्सा लेता है, मतलब सबसे ज़्यादा मोटा है? आपको ये बताना है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा मोटा भैया मेंटल। कौन सा है? मेंटल। मैं आपको बताऊँ क्रोड के बारे में, तो याद रखो दोस्तों, सबसे पहले पर्पटी के बारे में जान लो, जिसको आप क्रस्ट बोलते हैं। ये 0.5% हिस्सा क्या है आपका? पर्पटी का है, 0.5%। समझो बात को। ठीक है,
0.5% हिस्सा किसका है, आपका प्रॉपर्टी का है, 83% हिस्सा दोस्तों किसका है, मेंटल का है, और बाकी का 16% में हिस्सा क्या है, वो क्रोड का है। याद रखिए 16% का हिस्सा क्या है, क्रोड का। तो याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है कभी कभार वो भी पूछ लेता है, तो वो कितना है, तो वो है टोटल 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और पांचवा प्रश्न आपके सामने है और बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है आपको, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है, कथन एक है। कथन दो दे रहा है, जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब इसको अंतर्भेदी शैल कहते हैं। मतलब बाहर आ गया तो बहिर्भेदी शैल, अगर अंदर ही ठंडा हो गया किसी वजह से तो अंतर्भेदी शैल। और तीसरा दे रहा है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना बड़े दानों वाली होती है और अंतर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना महीन दानों वाली होती है। एकदम मेरे मन लायक प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न दिया है। बताइए इसका उत्तर क्या है, बताइए। बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया था और अगर आज नहीं बताए कसम से सामने होते तो बहुत गड़बड़ हो जाता। बताओ, पूछा क्या हमसे, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है, बताइए, राइट आंसर है आपका ए। ए बी सी मत करो, बताओ राइट आंसर क्या है, डी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका सी। कंफ्यूज हो गए यार, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका सी। तो भैया सी कैसे सही हो गया, तो सी सही करने के लिए बता रहा है 1 और 2 सही है। कैसे, तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी की सतह पर कोई चीज़ आके ठंडा होगा तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल बोला जाता है। पृथ्वी के अंदर ठंडा हो गया वो मैग्मा तो उसको अंतर्भेदी आग्नेय शैल बोलते हैं। लेकिन ये वाली बात बोल के गड़बड़ कर दिया, बहिर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना बड़े दानों वाली होती। ना 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 ना, यहाँ आपको याद रखना है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, देखिए बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत जो लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस बनता है इसलिए उनकी संरचना महीन दानों वाली होती है, बड़े दानों वाली नहीं होती है। तो याद रखिए, बहिर्भेदी में महीन दानों वाली होती है और अंतर्भेदी में बड़े दानों वाली होती है। तो याद रखिए, ब से बहिर और ब से बड़ा मत करिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ब से बहिर्भेदी मतलब उसमें महीन दाना और अंतर्भेदी में बड़ा दाना, याद रहेगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट्स क्या हो गए, अगर इस तरह के एग्जाम में प्रश्न बन जाए तो गड़बड़ सब लोग करेंगे। चलिए अब इसका उत्तर दे दीजिए फटाक से और बताइएगा जरूर से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया है और ये भी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ, तो डायरेक्ट आपको मिलान करना। बताइए, अंतर्भेदी, बहिर्भेदी, अवसादी और कायंत्रित शैल। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे आसान होता है आपको बहिर्भेदी और अंतर्भेदी, क्योंकि यह जो है प्राथमिक चट्टान है, बाहर आया मतलब बहिर्भेदी, अंदर ठंडा हो गया तो अंतर्भेदी। अब अगर अंतर्भेदी की बात करें तो अंतर्भेदी के बारे में आप 2 बात जानते हो। एक तो वह मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर ठंडा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, आप अंतर्भेदी बोलते हो। दूसरा, इनका दाना होता है बड़ा, इनका दाना होता है बड़ा। तो यहाँ पे पॉइंट देख लो कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो पृथ्वी के गर्भ के अंदर पाया जाता है प्लस बड़े दाने वाला होता है। तो अगर आप ये पॉइंट पकड़ लोगे तो आप कहानी समझ लोगे। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर का जो आप देखते हो ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल के उदाहरण होते हैं और ये बड़े दानों से मिलकर बने होते हैं, ग्रेनाइट शैल। ठीक है, ग्रेनाइट। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद बात आता है दोस्तों बहिर्भेदी आग्नेय शैल। बहिर्भेदी आग्नेय शैल मतलब जो बाहर आके ठंडा होता है। तो जो आपका बेसाल्ट है बिल्कुल सही है, बेसाल्ट क्या है आपका बहिर्भेदी है और इसके दाने क्या होते हैं, महीन दाने होते हैं बेसाल्ट के। ठीक है, याद रखिए, बहिर्भेदी होते हैं, ब से बहिर्भेदी, ब से बेसाल्ट। और अवसादी शैल होते हैं दोस्तों, ये अवसाद से मिलकर बने होते हैं, अवसाद से टूट फूट के बाद बनते हैं। तो चूना पत्थर जो है दोस्तों ये अवसादी शैल का उदाहरण है। और आपका कायांतरित क्या है, कायांतरित जो समय के अनुसार ताप दाब से बदल जाता है तो उसको आप बोल देते हैं, कायांतरित रूप बदल जाता है जिसका, ये है स्लेट आपका। ठीक है, कायांतरित में क्या है, स्लेट। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे 3 पे आपने माना ग्रेनाइट, तो 1 यानी 3 आपका 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक है, तो देख लीजिए 3 2 4 1 में से कौन सही है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैया 3 2 4 1, मतलब राइट आंसर है डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद आखिरी प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों
यानी सेलों की विशेषता है, आप उनकी विशेषताओं के बारे में बता दो। बता रहा है अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, इसको समझिएगा ध्यान से। एक तो आपके बारे में किसके बारे में पूछ रहा है, अवसादी सेलों के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण से होता है। और दूसरा दे रहा है इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। और तीसरा दे रहा है ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो बातें तो बोल के बहुत अच्छा किया, लेकिन एक तीसरी बात गलत बोल दिया। अब वो दो बातें कौन से हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला जो दे रहा है अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल के अवसादों के निक्षेपण से होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अवसादी सेल किससे बनते हैं, अवसाद से बनते हैं। निक्षेपण माने जब वो एक जगह जुट जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो उनको अवसाद निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, और उसी से बनता है अवसादी सेल, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इन सेलों में जीवाश्म होने की संभावना नहीं होती। अरे यार एक काम बताओ, अगर धीरे धीरे निक्षेपण हो रहा है तो क्या उसमें जीवाश्म होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल संभावना है। अरे संभावना क्या, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और जीवाश्म कहाँ नहीं मिलते हैं, तो आग्नेय चट्टान जो होती है दोस्तों, आग्नेय सेल जो होती है वो पृथ्वी का मैग्मा निकल कर बनता है, तो वहाँ थोड़ा कम चांसेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों, यहाँ पर पूरा चांस है, और ये ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इसकी अच्छी विशेषता क्या है, 1 और 3। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की जो सेलें हैं, ठीक है, वो लुढ़क कर, चटक कर, ताप से, दाब से या किसी ह्यूमन एक्टिविटी या किसी भी वजह से एक दूसरे से टकरा कर जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं और इनके कणों को धीरे धीरे अवसाद कहते हैं, या अवसाद जमते जमते एक पर्वत का रूप ले लेते हैं। यह अवसाद हवा की वजह से, जल की वजह से या किसी भी अन्य कारणों की वजह से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर वहां निक्षेपित होते रहते हैं। धीरे धीरे निक्षेपण का कार्य होता रहता है और हजारों वर्षों के बाद वह एक क्या हो सकता है, एक टीला नुमा बन जाता है, एक पहाड़ नुमा बन जाता है। ये अदृढ़ अवसाद जो होते हैं दोस्तों, ये दबकर कठोर हो जाते हैं और धीरे धीरे ये सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, ऐसा कुछ दिनों में नहीं होता है, हजारों सालों की बात है। इस कारण ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, दबने की वजह से थोड़ा सा कम कठोर होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं पड़ते, थोड़ा कम कठोर होते हैं, तथा इन सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। अगर इसके लिए एग्जाम्पल मांगोगे आप, तो जैसे आपका सिंपल क्या उड़ करके आ सकता है, तो बलुआ आपका जो पत्थर है, बलुआ रेत से जो पत्थर बनता है, वो आपका इसका अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बालू ही तो ऐसा चीज़ है जो उड़ कर आएगा। ठीक है, अच्छा, इन सेलों में दोस्तों पौधों हो गया, जानवर हो गया, या अन्य जो भी सूक्ष्म जीव हैं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, उनके भी जीवाश्म पाए जाते हैं। इस वजह से जो यहाँ पे दूसरा नंबर था ये गलत हो गया। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। चलिए आज के लिए दोस्तों आखिरी प्रश्न आपका, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित में बदल जाती है, आपको बताना है। तो आग्नेय सेल की अवसादी सेल या दोनों, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों सेलें दोस्तों उच्च ताप और दाब के कारण अपना रूप बदल देती हैं, जिसके वजह से उसको कहते हैं कायांतरित सेल। ठीक है, ऐसा भौतिक संगठन की वजह से भी होता है और रासायनिक संगठनों की वजह से भी होता है। तो इन दोनों की वजह से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण अगर आपको चाहिए तो चिकनी मिट्टी के जो स्लेट बनते हैं, स्लेट, ठीक है, चिकनी मिट्टी के जो स्लेट बनते हैं ये सबसे अच्छा उदाहरण है, या चूना पत्थर के जो संगमरमर बनते हैं ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, कायांतरित सेल का, चूना पत्थर के संगमरमर। ठीक है, कायांतरित सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो